आज हम पढ़ेंगे थेरीज ऑफ लर्निंग और ये इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जब आप PYQs वगैरह देखना शुरू करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। ओके, देखो आज हम ये 4 पढ़ेंगे। एक है लर्निंग बाय एसोसिएशन, संयोग द्वारा सीखना, जिसका दूसरा नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है लर्निंग बाय कंसिक्वेंस, इसका दूसरा नाम है ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने इसको दिया था, अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थर्ड वन है लर्निंग बाय वाचिंग अदर्स या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दूसरे को ऑब्जर्व करके दूसरों को देखकर समझकर सीखना। ये वाली जो है ये है बंदुरा की, ये हमने आपको पढ़ा रखा है प्रीवियस क्लासेस में। फोर्थ है लर्निंग बाय हायर मेंटल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, चल जो पहला है हमारा लर्निंग बाय एसोसिएशन, है ना, इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग बाय एसोसिएशन, इसको दिया था इवान पावलोव ने। इस थ्योरी के अनुसार according to classical according to classical conditioning theory, we learn by making associations and relations among various stimuli. Stimuli मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, जैसे आपके सामने खाना रख दिया गया, ठीक है, अब ये आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगा, उत्तेजक। अब आप रिस्पॉन्ड करोगे, या तो आप खाओगे या नहीं खाओगे, ठीक है, तो रिस्पॉन्ड करोगे या किसी को दे दोगे। तो स्टिमुलस होता है कोई भी चीज जो नेचुरली आपके सामने रखी हुई है, आपको दिख रही है, और आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हो नेचुरल तरीके से। ओके, तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या करती है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब स्वतः खुद ब खुद आप रिएक्ट करते हो, खाना को देखा, आप रिएक्ट करो कि खा लूं मैं। हैंड क्यों रेस कर रहे हो बताओ दोनों, कोई डाउट है? तो इवान पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पे किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्लासिकल कंडीशनिंग, जो शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत है, उसका जन्म होता है। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि उसने किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। पहला एक टर्म स्टिमुलस, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज, कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, या कोई भी चीज है आपके सामने, आप उसको देखकर रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो। तो एक टर्म है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, किसी भी चीज को देखकर जब आप नेचुरली अपने आप रिस्पॉन्ड करते हो बिना सोचे समझे, उसको कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, जहां पर कोई शर्त नहीं है। नेक्स्ट है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जब आपका स्टिमुलस अनकंडीशनड है, तो जो आपका रिस्पॉन्स है वो भी कैसा होगा, अनकंडीशनड, बिना सोचे समझे आप उस पर रिएक्ट करोगे। जैसे आप अपने दोस्तों को देखोगे, अगर आपका अच्छा रिलेशन है अपने दोस्तों के साथ, तो आप क्या बोलोगे, हाय, आप एक्साइटेड होकर उनसे बात करोगे, तो वो होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जैसे एग्जाम्पल है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन स्टिमुलस को समझने के लिए, कि अगर आपको कोई पिन चुभाए, है ना, तो आपको दर्द होगा ना, या आप दूर हटोगे, अरे मुझे मत करो इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल है अनकंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन स्टिमुलस का। अब देखो हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे, जिसको इवान पावलोव ने किया था। स्टिमुलस तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज जो आपके सराउंडिंग या आसपास दिखती है या फिर आपको दिखाई जाती है। तो इवान ने 2 ट्रायल किए थे। उसने पहले ट्रायल को कहा कंडीशनिंग ट्रायल। इस ट्रायल में इसने क्या किया,
एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब यहाँ पे डॉग है, इसके सामने एक घंटी रख दिया, बेल। अब इस घंटी को देखकर कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ रखा है रखा है, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, न्यूट्रल है। तो इससे क्या होगा, जैसे कुत्ता खाने को देखता है तो उसका सलाइवा उसके मुंह से टपकता है, लार टपकता है, लेकिन घंटी को देखकर उसके मुंह से लार नहीं टपकेगा। इसलिए ये जो घंटी है, ये कैसा स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। फिर क्या हुआ, द रिंगिंग ऑफ अ बेल वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो इवान ने क्या किया, घंटी को बजाया, उसके तुरंत बाद कुत्ते के सामने क्या रख दिया, खाना रख दिया। जैसे ही कुत्ते ने खाने को देखा, उसका लार टपकने लगा, सलाइवा उसके मुंह में जनरेट होने लगा। The response that dog gave after getting food in the form of salivation, अब क्या होगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस था खाना, खाना को देखते साथ क्या होगा, कुत्ता खाना की तरफ दौड़ेगा, लार टपकाएगा, वो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन इवान पावलोव ने क्या किया, जो घंटी बजाई उसको और खाने को एक साथ जोड़ दिया और ये बार बार रिपीट किया। तो क्या हुआ, जैसे ही घंटी बजने लगती थी, कुत्ता जो डॉग है उसका लार टपकने लगता था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुत्ते ने ये समझ लिया कि जैसे ही घंटी बजती है उसके बाद खाना आता है, और जैसे ही खाना आएगा तो वो नेचुरली रिस्पॉन्ड करेगी, वो खाने की तरफ बढ़ेगा, सलाइवा उसके मुंह में जनरेट होगा और वो खाने की तरफ बढ़ेगा। तो जब इस चीज को बार बार इवान पावलोव ने रिपीट किया, तो कुत्ते जो है वो क्या देने लगे, कंडीशनड रिस्पॉन्स। पहले तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, खाना को देखा और नेचुरली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि खाना खाना है। लेकिन जैसे ही खाना देने से पहले घंटी बजा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम कुत्ते की कंडीशनिंग कर रहे हैं, शर्त रख रहे हैं कि अच्छा घंटी बजाया तो मतलब अब खाना आएगा। तो उस कारण से क्या करेगा, कुत्ता शर्तिया रिस्पॉन्स, कंडीशन होकर रिस्पॉन्स देगा। ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ आया। चैट में टाइप करो, एटलीस्ट मुझे समझ तो होना चाहिए कि समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को कुछ भी। ठीक है, तो देखो, ओके सना, थैंक यू। तो जो the neutral stimulus used by Pavlov in the experiment, that is the bell, was termed by him as a conditioned stimulus because initially the bell had no characteristics of producing salivation in dog, but later under certain condition it acquired the ability to produce salivation in the dog. तो क्या हुआ, पहले जो घंटी था वो न्यूट्रल था, है ना, तटस्थ, उसके होने से कुत्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही घंटी को बजाया, उसके बाद खाना दिया, तो कुत्ते पे फर्क पड़ने लगा, है ना। तो क्या होता है, ये जो घंटी था वो न्यूट्रल स्टिमुलस से आगे बढ़कर कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। कंडीशन ऐसे हो गया कि वो कुत्ते को एक सर्टेन कंडीशन में डालकर उससे कंडीशनड रिस्पॉन्स ले पा रहा है। कुत्ता जो है वो घंटी को देख के रिस्पॉन्ड कर रहा है खाना के लिए। ठीक है, चलो, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस क्या आएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, सब किसके एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है। देखो ये रहा आपका मतलब वही चीज जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसको हमने ग्राफ विजुअली दिखाया है। ये खाना था, खाना को देख के क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा, सलाइवा उसके मुंह से रिलीज होगा। लेकिन जब उसके सामने यहाँ पे फॉर्क दिया है या कुछ भी, घंटी रख दो, उसको देखिए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा ठीक है, खेल सकता है उसके लिए, लेकिन उसके मुंह से लार नहीं टपकेगा खाने के लिए। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिक्स कर दिया, बस इसका सेम चीज यहाँ वाला यहाँ भी रिपीट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब खाना आएगा भी नहीं ना, लेकिन जैसे ही उसको घंटी दिखेगी, वो इसी कंडीशन में आपको मिलेगा। ठीक है, चलो, ओके। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है
रीइंफोर्समेंट लर्निंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको दिया था स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने। स्किनर्स वर्क वाज इंस्पायर्ड बाय थॉर्नडिक्स प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। तो स्किनर के पहले एक और इंसान थे जिनका एक लॉ है, थॉर्नडिक का लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि जब आप कोई भी एक्शन करते हो ना, और उसके बाद अगर आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, आपको अच्छा फीलिंग आती है, तो आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हो। और अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो और उसके बाद आपको नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिलता है, या फिर आप अच्छा नहीं लगता, उसका आउटकम आउटकम नेगेटिव है, तो आप उस चीज को रिपीट नहीं करते हो। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ये आपको पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अब इसी थ्योरी का इस्तेमाल किया स्किनर ने, और उसने नई थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या था। इसका दूसरा नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, स्किनर केप्ट अ हंग्री रैट इनसाइड अ क्लोज्ड चैम्बर। एक चैम्बर था जिसको इसने बोला स्किनर बॉक्स। इस चैम्बर के अंदर उसने एक भूखा जो हंग्री रैट है, चूहा है, उसको डाल दिया। इसके अंदर चूहा को डाल दिया। The chamber has a lever. चैम्बर के अंदर क्या था, एक लेवर था, which was connected to a food container outside। और इसमें खाना ऐसे रखा था, जैसे ही आप लेवर को ऊपर नीचे करोगे, खाना अंदर की तरफ आ जाएगा। तो जब इस बिहेवियर को वो एक्सप्लोर कर रहा था, तो सबसे पहले क्या हुआ, चूहा जो है वो एक्सीडेंटली धोखे से उस लेवर को प्रेस कर देता है। जैसे ही वो धोखे से इस चीज को प्रेस करता है, तो खाना उसका आ जाता है अंदर, है ना। फिर क्या होता है, कई बार वो इसी तरीके से लेवर प्रेस कर देता है और खाना अंदर आता है। जब ये बार बार रिपीट होता है ये चीज, तो चूहा ये चीज सीख जाता है कि जैसे ही वो लेवर को प्रेस करेगा, उसको खाना मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशनिंग कंप्लीट हो गई, जो हमने आपको पीछे अभी क्लासिकल कंडीशनिंग में बताया था। लेवर को प्रेस करने पर उसको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा यहाँ पर चूहा को, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लेवर था वो क्या काम कर रहा है, ऑपरेंट बिहेवियर। चूहे ने एक्शन किया, एक्ट किया, और उसको नतीजा के तौर पर क्या मिल गया, खाना। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर स्किनर ने ये थ्योरी दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये चार आपको दिख रहे हैं ना सामने। हम्म, तो एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा होता है पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट। हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। जो पहला है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर क्या होता है, जब जब टीचर, इसमें ना टीचर गिव्स अ स्टूडेंट प्रेज, वो बच्चे की तारीफ करता है या कुछ स्मॉल रिवॉर्ड देता है। क्यों, क्योंकि उसने होमवर्क कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट है ना, और यहाँ पर टीचर है। इस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट किया, टीचर को जाकर सबमिट किया, टीचर खुश हुआ। फिर टीचर ने इस बच्चे की तारीफ की। जैसे इस बच्चे की तारीफ की, इस बच्चे को क्या लगा कि अच्छा, अगर मैं होमवर्क बार बार कंप्लीट करूंगा तो मुझे तारीफ मिलेगी या मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगी। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो क्या होगा, ये बच्चा बार बार इस चीज को रिपीट करेगा, वो सिंसियर हो जाएगा अपने काम में। ओके, तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, कोई बच्चा है जो क्लास के अंदर मिसबिहेव कर रहा है, ओके, तो टीचर क्या करेगा, उसको डांटेगा ताकि वो इस चीज को रिपीट ना करे, जिसको कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। उसको पनिशमेंट तो दिया जा रहा है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिवली चेंज होगा। ठीक है, ताकि वो दोबारा इस चीज को, इस मिसबिहेव को क्लास में रिपीट ना करे। अब देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट समझ गए। अब हम देखेंगे निगेटिव का। तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है,
अगर कोई बच्चा, एग्जाम्पल है सारे, अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ता है ना, और उसके रिजल्ट से क्या होता है, जो उसको एंग्जाइटी की जो फीलिंग है, जो एंग्जाइटी, उसको जो एंग्जाइटी हो रही है कि वो टेस्ट फेल कर जाएगा, वो डिक्रीज करेगी क्योंकि वो मेहनत से पढ़ रहा है. सो द रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी सर्व्स एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. जो एंग्जाइटी है वो कम हो रही है, तो ये एक्ट करेगा कैसे, नकारात्मक रीइंफोर्समेंट के लिए, और ये बच्चे को इनकरेज करेगा कि तुम और अच्छे से पढ़ो. तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लो कि आप हेल्दी खाते हो ताकि आप बीमार ना पड़ो. निगेटिव में यहाँ पर होता है एलिमिनेट करना. आप सीकनेस को क्या कर रहे हो, एलिमिनेट करोगे कैसे, हेल्दी खा के. तो ये होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट. अब हम आएंगे पनिशमेंट पे. An example of negative punishment in psychology is taking away a child's video game privilege after they exhibit misbehavior. कोई बच्चा है, वो वीडियो गेम खेलता है लेकिन वो बदमाशी कर रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उस बच्चे को वीडियो गेम खेलने नहीं देंगे, उस पर शर्त रख देंगे कि अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तभी वीडियो गेम खेलने मिलेगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूव किया जा रहा है क्या, उसका वीडियो गेम जो उसको पसंद था, ताकि जो उसका जो बिहेवियर है, जो शरारत बिहेवियर है, उस चीज को डिक्रीज किया जाए. तो ये होता है निगेटिव पनिशमेंट. आप उसको पनिश कर रहे हो ताकि जो उसके अंदर बिहेवियर है, उस चीज को आप जो उसका गंदा बिहेवियर है, उस चीज को आप कम कर सको, जिसका निगेटिव चीजें हैं आप उसको कम कर सको. तो ये होता है निगेटिव पनिशमेंट. देखो, निगेटिव में क्या है, टेक अवे गुड टू डिक्रीज द बिहेवियर. गुड क्या था उस बच्चे के लिए, वीडियो गेम. पेरेंट्स ने उसको छीन लिया, तब क्या करेगा वो बच्चा, अपना जो बिहेवियर है उसको वो सुधारेगा, है ना. पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, गिव बैड टू डिक्रीज द बिहेवियर. यहाँ पर क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में हमने क्या बोला कि बच्चे को डांटा जा रहा है ना, ताकि उसका बिहेवियर, जो उसका गंदा बिहेवियर है उसमें कमी आए. ठीक है. अब देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, गिव गुड, उसको कुछ अच्छा देना. देखो जहां पर पॉजिटिव है वहां पर होता है ऐड, इस कॉन्टेक्स्ट में. जहां पे निगेटिव है वहां पे होता है टेक अवे. ओके. तो हमने जो पहला एग्जांपल आपको दिया था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में, कि बच्चा होमवर्क करता है तो टीचर उसको क्या दे रहा है, प्रेज दे रहा है, उसको तारीफ दे रहा है, उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहा है, ऐड कर रहा है उसके लिए. तो वो उस चीज को क्या करेगा, उस बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, पॉजिटिवली उसको बढ़ाएगा. और निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, जो भी बुरी चीजें हैं आप उससे उसको छीन लोगे ताकि उसका जो बिहेवियर है वो ठीक हो. देखो जहां पर रीइंफोर्समेंट है मतलब उस चीज को आपको प्रमोट करना है,
यहाँ पर पनिशमेंट है, उस चीज को आपको प्रमोट नहीं करना है, उस चीज को आपको डिक्रीज करना है। ये कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। देखो, ये हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एल्बर्ट बंदुरा ने जो थ्योरी दी थी वो थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। इसके अंदर आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसने सोशल लर्निंग थ्योरी दी, जिस थ्योरी के अनुसार जो लर्निंग है, जो भी बच्चे सीखते हैं, वो एक सामाजिक वातावरण में होता है। कैसे? जब वो दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसने बोला कि जो ऑब्जर्व करने का तरीका है वो दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जो लर्नर है वो उस चीज को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके सीखेगा। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, वो दूसरों के एक्सपीरियंस को देखकर सीखेगा या दूसरे की बातों को सुनकर सीखेगा। अदर्स अदर्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है। डायरेक्टली आप, जैसे मान लो कोई ट्रैवल करने गया, अब वो अपना पूरा ट्रैवलॉग आपको बता रहा है इस तरीके से इस तरीके से। आप तो देखे नहीं ये ट्रैवल कर रहा था, लेकिन ये जो आपको बता रहा है, अपने जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा है, उस एक्सपीरियंस को सुनकर समझकर देखकर आप चीजें सीख रहे हो। तो ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इसमें स्टेप्स होते हैं, हमने आपको बता रखे हैं। अटेंशन, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है, उस चीज पर फोकस करना होता है। फिर रिटेंशन, जो भी चीजों पर आपने ध्यान दिया उस चीज को आप याद रखोगे। फिर प्रोडक्शन, इसमें जो जो भी बिहेवियर आपने सीखा है, ऑब्जर्व किया था, अब आप उस चीज को क्या करोगे, रिपीट करोगे, उसमें प्रैक्टिस करोगे और उस चीज को आप उसमें मास्टर होते जाओगे। मोटिवेशन क्या है, जो एन ऑब्जर्व बिहेवियर विल परफॉर्म, आप उस बिहेवियर को तभी परफॉर्म करोगे जब आपके लिए कुछ प्रेरणादायक चीजें होगा या आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक्टर का, याद है कि एक्टर कुछ एक्टिंग स्किल, आप उसको देखते हो स्क्रीन पे, आपका नजर जाता है अच्छा ऐसा एक्टर है। फिर आप उसकी जो एक्टिंग चीजें हैं आप उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हो, फिर आप उस चीज को इमिटेट करने लगते हो। फिर लास्ट में आप कहीं पर ऑडिशन देने जाओगे कि किस उम्मीद से कि हो सकता है आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के प्रोसेस। अवलोकन अधिगम। अब ये है लास्ट वाला, कॉग्निटिव लर्निंग। कोई भी अधिगम जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर आधार हो, उसको कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। इसमें दो तरीके के इम्पोर्टेंट फॉर्म है, एक है लेटेंट लर्निंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में कि लेटेंट लर्निंग किसने दी थी, इस तरीके से शायद। और दूसरा है इनसाइट लर्निंग। ये बताओ कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में। कॉग्निटिव लर्निंग में जो आपका मेंटल स्पेस है, जो आपका ब्रेन है, अचीव्ड बाय सेंस, ओके, जो आपका मेंटल स्पेस है, जो आपका ब्रेन है, उसका इन्वॉल्व होता है इस लर्निंग में बहुत ज्यादा। जैसे अभी हम जो भी लर्निंग के मॉडल्स पीछे पढ़ रहे थे, उसमें अलग अलग स्टेप्स थे, एक्शंस था, बिहेवियर थे, है ना। इन सब में क्या था, एक्शंस था, बिहेवियर था, रिस्पॉन्स था। इसमें भी एक्शन बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती है, वो होती है कॉग्निटिव प्रोसेस। तो आपके ब्रेन के अंदर चीजें चल रही है, डेवलप हो रही है, उसके अनुसार आप एक्ट करते हो, सीखते हो। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे तो समझ आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे लेटेंट लर्निंग।
इसको प्रोपाउंड किया था टॉलमैन ने। इसका जो मेन डेफिनेशन है लेटेंट लर्निंग का, लर्निंग दैट टेक्स प्लेस बट डज नॉट एक्सप्रेस अंटिल द सिचुएशन फॉर इट इज कंड्यूसिव। लोग सीख रहे हैं उस चीज को, लेकिन जब तक जरूरत ना पड़े तब तक आप उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करोगे। आपको पता है चीज है, लेकिन आप उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करोगे। जैसे अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो ये दो इंसान है, टॉलमैन और हॉन्जिक। 1930 में उन्होंने क्या किया, एक भूखे चूहे को एक मेज बनाया। मेज पता है सबको, भूल भुलैया जैसे चीजें, उलझी हुई चीजें, है ना। इसमें 3 ग्रुप चूहे के बनाए, एक था रिवॉर्ड ग्रुप, एक था नो रिवॉर्ड ग्रुप, और तीसरा था नो रिवॉर्ड स्लैश रिवॉर्ड ग्रुप। अब देखो, जो पहला ग्रुप है रिवॉर्ड ग्रुप, उस भूखे चूहे को इस मेज में डाल दिया गया, इस भूल भुलैया में डाल दिया गया खाने के साथ एट द एंड, कि जो आखिरी में पहुंचेगा इस मेज को सॉल्व करके उसको यहाँ पे खाना मिल जाएगा। फिर जो दूसरा ग्रुप था, उसको कभी खाना मिला ही नहीं, क्योंकि उस मेज में खाना था ही नहीं। और जो तीसरा ग्रुप था चूहों का, उनको खाना मिला, लेकिन कब मिला, जब उनके 10 सेशन पूरे हो गए। 11वें सेशन पे, मतलब एक बार मेज में डाला नो फूड, फिर दोबारा डाला नो फूड, दोबारा डाला नो फूड, चौथा, ऐसे करते करते 10 बार उनको डाल दिया गया तीसरे ग्रुप को। फिर 11वें टाइम में खाना रखा था, तो वो गए बड़ा एकदम निराश होके चूहे, धीरे धीरे गए गए गए। जैसे उनको खाना मिल गया ना 11th टाइम, फिर से जब टॉलमैन और हॉन्जिक ने एक्सपेरिमेंट करके फिर से तीसरे ग्रुप को भेजा, तो इस बार वो फास्ट थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज आ गया कि हमें खाना मिला है अभी पिछले बार, इस बार भी मिल सकता है। लेकिन जो 1 से लेके 10 बार जब उन्होंने रिपीट किया था, तब वो स्लो हो गए थे, अनमोटिवेटेड, उनको करने का इच्छा नहीं था। अब देखो, रिजल्ट सजेस्ट दैट रैट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, जिनको खाना मिल गया था आखिरी में, उनको कम समय लगा अगले ट्रायल में। जब पहली बार भेजा उनको खाना मिल गया, जब दूसरे बार भेजा तो वो और एक्साइटेड होके और स्पीड में अंदर गए, है ना, और खाने को ले लिया। लेकिन जो सेकंड ग्रुप था, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है कब, जब उसको 10 बार दौड़ा दिए, सॉरी, सेकंड ग्रुप को खाना दिए ही नहीं। while the rats in the second group showed very slight improvement in the time, जब उसको दूसरी बार तीसरी बार भेजे तो उसके पास कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब वो जा रहा है मेज में ऐसे आराम आराम से, ऑब्वियसली पहले के मुकाबले अब थोड़ा स्पीड में जाएगा। लेकिन जो तीसरा ग्रुप था, वो शुरू में बहुत स्लो था, उसके अंदर जो टाइम इम्प्रूवमेंट थी बहुत कम थी। मान लो पहले 5 मिनट में मेज में जा रहा था, सेकंड बार में हो सकता है 4.5 मिनट में जा रहा होगा, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही उसको 10वें ट्रायल में खाना मिला, जैसे ही वो 11वें ट्रायल में एंटर किया, बहुत स्पीड से अंदर गया, है ना, क्योंकि उसको खाना मिल चुका था पिछले वाले में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उनका परफॉर्मेंस है वो एकदम अचानक से इम्प्रूव कर जाता है, और जो फर्स्ट ग्रुप वाले रैट थे उनके बराबर उनका परफॉर्मेंस आ जाता है। ठीक है, तो वही टॉलमैन कह रहा है कि जब तक आपको लगे जरूरत नहीं है चीजों को प्रदर्शित करने का, आप नहीं करेंगे। जैसे ही थर्ड ग्रुप ऑफ रैट को ये पता चलिए कि यहाँ पे खाना है, जब वो नेक्स्ट टाइम अंदर गए मेज में ट्रायल के दौरान, तो वो बहुत स्पीड से गए। देखो, जब वो 10 बार अंदर गए थे तो उन्होंने सीख लिया था मेज में कैसे कैसे जाना है, किस तरीके से मूव करना है, उनको सारा आइडिया था, है ना। तो वो लर्निंग था। लेकिन जब उनको पता चला अच्छा यहाँ पे खाना भी है, तो वो स्पीड में चले गए, मतलब मोटिवेट होके अपना पूरा लर्निंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए वो मेज के अंदर जाते हैं और खाना ले पाते हैं। ये क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंट समझ आया सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ यस नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया, बाकी किसी को नहीं समझ आया? चलो ठीक है, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है दूसरा जो था वो था इनसाइट लर्निंग, है ना। लेटेंट लर्निंग हमने कर लिया। इस लर्निंग को दिया था वोल्फगैंग कोहलर नाम के इंसान ने।
इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम था, हम इसका भी एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और किस तरीके से वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आपके पास कोई समस्या था, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम था आपके पास, है ना। अब क्या होता है, वो प्रॉब्लम है आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर आप उस प्रॉब्लम पे ध्यान देना छोड़ देते हो, आप अपने काम में बिजी हो, लेकिन अचानक से आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। देखो, इनसाइट लर्निंग रेफर्स टू द सडन रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अचानक से जो आपकी समस्या थी उसका आपको आंसर मिल जाता है। तो कोहलर प्रपोज दैट नॉट ऑल काइंड ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन कंडीशनिंग, है ना। अभी हमने आपको स्किनर का कंडीशनिंग थ्योरी पता है और इवान के कंडीशनिंग थ्योरी पता है। तो कोहलर इसका काउंटर लेके आता है कि जितने भी लर्निंग होती है वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी क्या है, कंडीशनिंग पर आधारित हो। इनका कहना है कोहलर का कि हम कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारा ब्रेन है, जो मेंटल स्पेस है, वो भी चीजों को सॉल्व कर सकता है बिना कंडीशन में जाए। इनका कहना है यूजिंग कॉग्निटिव प्रोसेस वी विजुअलाइज द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है हम उसको विजुअलाइज करते हैं और उसका सोल्यूशन जो इंटरनली अपने ब्रेन के अंदर ही उस चीज पर काम करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन एक दिन अचानक से हमें मिल जाता है। अच्छा, तो कोहलर साहब ने क्या किया? एग्जाम्पल। हाँ, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी उनका एक्सपेरिमेंट। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए चिंपैंजीज पे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि कोहलर प्लेस अ चिंपैंजी इन अ केज, पिंजरे में इस चिंपैंजी को उन्होंने बंद कर दिया और पिंजरे के अंदर बनाना रख दिया, लेकिन वो उसके पहुंच से दूर था, उसके हाइट से दूर था। तो इनिशियली क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू फेल्ड अटेम्प्ट, अब देखो वही अभी हमने आपको बताया था ना, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अभी तुरंत बताया था। अब उसको बनाना दिख रहा है तो अब वो अनकंडीशनली क्या रिस्पॉन्ड करेगी, बनाना को लेकर वो खा ले। तो चिंपैंजी क्या करता है, वो कोशिश करते हैं कि उसको वो बनाना मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है कि चिंपैंजी फिर छोड़ देता है, अरे छोड़ो। एंड चिंपैंजी स्टार्टेड स्पेंडिंग इट्स टाइम अनप्रोडक्टिवली बाय प्लेइंग एंड सिटिंग। वो चुप से बैठा है और खेल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज चल रहा है कि इसको मुझे चाहिए, ये बनाना, इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन वो शांत है, उस चीज के लिए कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ब्रेन में सारा काम चल रहा है। सडनली, अचानक से, जो पूरा का पूरा कॉग्निटिव का चीज है, आफ्टर सम टाइम चिंपैंजी स्टार्टेड पाइलिंग अप द केप्ट वुडन बॉक्सेस। और कोलर ने स्केच के अंदर लकड़ी के बॉक्सेस भी रखे हुए थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, वो उनके साथ खेलता था, बैठता था। अचानक से उसने क्या किया, उन बॉक्सेस को सैंतना शुरू कर दिया। तब हाइट पे आ जाएगा, वो इस पे चढ़ेगा और बनाना को ले लेगा। ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड क्लाइंब, उस पे चढ़ता है एंड ग्रैब द बनाना। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद कोहलर आर्ग्यू करते हैं जो इंटरनल प्रोसेस था, देखो हमने यहाँ पे क्या बोला, वो अपना बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है, चुप से बैठा हुआ है, वो कोशिश नहीं कर रहा बनाना को पाने के लिए। लेकिन जब वो ऐसे कर रहा था तो उसके ब्रेन में इंटरनली क्या है, चीजें चल रही थी कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, मुझे बनाना चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। तो फिर उसके सडनली उसको ऐसा आइडिया आता है और वो इस वुडन बॉक्सेस को सैंतता है, सीढ़ी हाइट बन जाती है, इस पे चढ़ता है और बनाने को पा लेता है। इसी चीज के आधार पर इन्होंने बोला इस चीज को इनसाइट लर्निंग। चलो क्लियर है। हम्म, तो ये आपका क्लियर हो गया। देखो चार हमने आपको बोला था, आज हम आपको ये चारों बताएंगे, हमने आपको ये चारों बता दिए, सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताए हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताए हैं पूरे पूरे, ठीक है। ओके, चल इतना दूर क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में।
ब्लूम ने बोला कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी लर्नर का, उसको 3 डोमेन में, 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं: कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, इफेक्टिव भावात्मक, और साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया, हाँ किया ना सना। देखो ये बंदर वाला जो मैं आपको कहानी बता रही थी, चिंपैंजी को उसने केज में बंद किया, उसके ऊपर उसने केले रख दिए, लेकिन उसके हाइट का नहीं था, तो वो कई बार कोशिश करता है उस बनाने को लेने का, लेकिन वो ले नहीं पाता है। फिर वो आराम से बैठ जाता है, फिर जो उसका ब्रेन है वो उस चीज का सोल्यूशन ढूंढता है इंटरनली। फिर अचानक से उसको वुडन, उसके केज में वुडन ब्लॉक्स भी रखे होते हैं, तो उन सबको साथ कर सीढ़ी बनाता है, उसमें चढ़कर बनाना को ले लेता है। यही एक्सपेरिमेंट था कोलर का। ठीक है, चलो सब लोग ये बताओ चैट बॉक्स में, साइकोमोटर डोमेन को हिंदी में क्या कहेंगे? सेम नाम है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। आपको एग्जाम्स में ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो पहला डोमेन देखते हैं, कॉग्निटिव वाला, संज्ञानात्मक क्षेत्र। दिस डोमेन इंक्लूड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स which deal with the recall or recognition of knowledge and the development of intellectual abilities and skills। तो इसमें क्या होगा, जो नॉलेज आपको पहले से पता है, जो आपने हो सकता है फर्स्ट क्लास में जो चीजें पढ़ी, अब आप सेकंड क्लास में उस चीज को रिकॉल करोगे, फिर आपको टीचर कुछ नया नॉलेज देगा, है ना, और आप क्या करोगे, उन सब चीजों को मिला मिला के एक नया नॉलेज इस्तेमाल करोगे और आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। जैसे कि यूजी के कोर्सेज है, पीजी के कोर्सेज है। बैचलर में आपने कुछ पढ़ा, अब आप जैसे पीजी में गए तो ये पुरानी चीजों को आपको रिकॉल कराएगा प्रोफेसर, उसके बाद वो आपको नई नॉलेज देगा, उसको रिकॉग्नाइज कराएगा, फिर आप क्या करोगे, उस पुरानी चीज नई चीज को मिला के कुछ नया करके कुछ आप नया चीज निकाल के ले आओगे। अभी हम इसके अलग अलग स्टेजेस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव लर्निंग के टोटल 6 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज का नाम है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या हुआ? नॉलेज इज डिफाइंड एज रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, जो आपको पहले से चीजें पता है, जो आपने ज्ञान पहले से अर्जित कर रखी है। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, बोध। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, जो भी आपको मटेरियल दी जा रही है आप उसका मतलब समझ पा रहे हो, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पा रही है। इसका सेकंड स्टेज है ये। डोमेन का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया। जब कोई भी लर्नर है उसका जब विकास होगा अलग अलग स्टेज पे होगा। कॉग्निटिव, उसका ब्रेन बहुत शार्प होगा, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होगा। इफेक्टिव डोमेन होगा, फिर साइकोमोटर। अभी हम तीनों आपको लास्ट एक्सप्लेन करेंगे, समझ आएगा। तो पहला जो है कॉग्निटिव डोमेन, इसका पहला स्टेज है नॉलेज, जो चीजें आपको पहले से पता है। दूसरा स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना परखना। इसमें क्या होता है, आप चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हो, अपने हिसाब से उसका व्याख्या कर सकते हो। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज, आप किसी भी टॉपिक को समराइज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज लर्निंग थेरीज, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ के आप समराइज कर सकते हो। आप एनालाइज भी कर सकते हो, जो भी हमने आपको अलग अलग थेरीज बताई है, स्किनर की, पावलोव की या कोलर की, आप उसको एनालाइज कर सकते हो। इसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, ये सारी चीजें देखिए। हमने आपको 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग में बताया था ना, सेकंड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आती है, तो ये वही है अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है एप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन। जो भी चीजें आपने सीखी, अब आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो किसी भी
नए सिचुएशन में या किसी भी नए कॉन्सेप्ट के अंदर। इसमें क्या करते हैं, आप डिस्कवर करते हो, कुछ नया प्रोड्यूस करते हो, चीजों को रिलेट करते हो, अच्छा ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, क्या हम इनको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर या नहीं। तो ये होता है एप्लीकेशन। आपने जो भी नॉलेज सीखा उसको समझा, अब आप उस चीज को अप्लाई करोगे किसी भी नए एरिया में। कोई भी थ्योरी आपने सीखी, अब आप उसको किसी नए एरिया में अप्लाई करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, तो मान लो मॉडर्निटी की थ्योरी दी है बहुत सारे स्कॉलर्स ने, है ना, ये दे रखी है। अब हम कोशिश करेंगे कि क्या हम इस थ्योरी को मान लो बिहार के टाइम पीरियड में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, जब बिहार में सामाजिक चीजें हो रही थी, क्या वहां पर मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो एप्लीकेशन में है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, हो तो रहा है देखो। हाँ, फिर से आप ज्वाइन करो गुलाम। ठीक है, ये है एप्लीकेशन। फिर इसके बाद आता है एनालिसिस, विश्लेषण करना। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बी अंडरस्टूड। कोई भी चीजें थी ना, आप उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना शुरू करते हो, और फिर इन चीजों को आप ऑर्गेनाइज करके इनकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हो। अच्छा ये कैसे है, ये किस तरीके से बिल्ड हुआ है, ये थ्योरी कैसे बिल्ड हुआ है, ये कॉन्सेप्ट, या फिर साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो उस चीज को आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन करके उसके जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, उनको समझने की कोशिश करोगे। अब ये इंपॉर्टेंट रखना, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस है। इसमें क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे टुकड़े थे ना, अब आप उन सब चीज को मिलाकर एक बड़ा सा फॉर्म बना सकते हो। तो इसमें आप कैटेगरीज बना सकते हो बहुत सारी चीजों की, उनको कंबाइन कर सकते हो, उनमें क्या सिमिलरिटीज है उसके हिसाब से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लास्ट में आता है आपका मूल्यांकन। हमने आपको ये पूरा पढ़ा रखा है, इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द वैल्यू जजमेंट ऑफ एनी स्टेटमेंट और अचीवमेंट। जो लर्नर ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन कर देना। तो ये 6 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव लर्निंग के। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र। इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसमें चेंजेस आती है ना। पिछले वाला कॉग्निटिव में क्या था, कॉग्निशन, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो होता है। इसमें क्या होता है, भाव, आपका जो एटीट्यूड है, वो चीजें आपकी बदलती हैं। लर्निंग इन द अफेक्टिव डोमेन pertains to change in interest, attitudes, values, and the development of appreciation and adequate adjustment needed for effective learning। अभी हम इसका आगे स्टेजेस देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, इंटरेस्ट की बातें, एटीट्यूड की बातें, वैल्यूज की बातें। देखो, जो इनमें स्टेजेस है, सबसे पहला है रिसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स द लर्नर्स विलिंगनेस टू अटेन टू पर्टिकुलर फेनोमेना। इसमें जो है, लर्नर जो है वो इंटरेस्ट दिखाएगा किसी चीज में, उस चीज को क्या करेगा, चूज करेगा। मान लो आप मास्टर्स पीजी कर रहे हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं सीबीसीएस के अंदर, हमने आपको सीबीसीएस पढ़ा रखा है। तो अब आपको जो इंटरेस्ट है, आप उस चीज को क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करोगे, या पर्टिकुलर आपको अगर स्किल सीखना है तो उस पर्टिकुलर स्किल को सीखने की कोशिश करोगे, या आपको सेमिनार अटेंड करना है, पेपर प्रेजेंट करना है, तो आप उस चीज पे क्या करोगे, ध्यान दोगे। So at this stage, the learner becomes sensitive to the existence of certain phenomena and stimuli. For example, he or she becomes willing to receive instruction in English. एक एग्जाम्पल है, जैसे कि उसे इंग्लिश सीखना है, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए इंग्लिश में। Such willingness is the first requisite for the successful learning as a foreign language, है ना। हाँ, तो रिसेप्शन में क्या आता है, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति वो जाहिर करता है कि वो इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो इस चीज को आगे फर्दर परसू करना चाहता है। ओके, फिर है इसका नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग।
रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। उसने पहले इंटरेस्ट दिखाया कि उसको अंग्रेजी सीखना था, अब वो क्या करेगा? अंग्रेजी क्लासेस लेगा, उसमें जो भी टीचर उसको टीचिंग मेथड्स बताएंगे, जो भी अप्रोचेस बताएंगे, वो उस चीज में एक्टिवली इंगेज होगा और उस चीज को सीखने की कोशिश करेगा, है ना? द लर्नर इज सफिशिएंटली मोटिवेटेड टू एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है कि कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, तो वो उसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा ईगरली। मान लो किसी बच्चे को अचानक से इंटरेस्ट आ गया एक्टिंग में, तो कॉलेजेस में जो ड्रामा क्लब या ड्रामा थिएटर्स वगैरह होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो उस चीज को सीखने की कोशिश करेगा। ओके, फिर है वैल्यूइंग। अब वो जो भी चीजें सीख रहा है उसको वैल्यू करेगा। द बिहेवियर ऑफ अ लर्नर शोज दैट अ सिचुएशन एन ऑब्जेक्ट ऑफ फेनोमेनन हैज वैल्यू और वर्थ फॉर हिम और हर। वो जो भी चीजें सीख रहा है तो उस चीज को उसे कीमत रहेगी, वो उस चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर उस चीज की इज्जत करेगा, उस चीज को सीरियसली परसू करेगा, है ना? स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे इसमें? कंप्लेन भी कर सकता है अगर उसे चीजें पसंद नहीं है, कोई भी वैल्यू सिस्टम सोसाइटी में चल रही है, हो सकता है उसे पसंद ना हो, या फिर वो जस्टिफाई करेगा कि अच्छा तुमने थिएटर को क्यों चुना, इस तरीके की चीजें। इसके बाद आता है नेक्स्ट। फेनोमेना क्या है? फेनोमेना मतलब कोई भी घटना, इवेंट। मान लो, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं फेनोमेनन का, कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है ना, किसी भी मुद्दे पर, तो जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस प्रोटेस्ट पे, वो उसको जस्टिफाई भी कर सकता है या कंप्लेन भी कर सकता है कि फालतू का प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बात ही नहीं बनता है। तो इस लर्नर के लिए जो प्रोटेस्ट का जो भी मुद्दा था, वो उसको कैसे वैल्यू कर रहा है? या तो उसको पॉजिटिवली वैल्यू करेगा या निगेटिवली वैल्यू करेगा, या फिर न्यूट्रल भी रह सकता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ये वैल्यूइंग स्टेज का एक स्टेप आगे है, एडवांस फॉर्म है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन इन्फर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, resolving conflicts between them and building an internally consistent value system। अब जो भी लर्नर है वो अलग अलग वैल्यूज सिस्टम को सीख रहा है, समझ रहा है, आपस में अलग अलग चीजों पर उसकी ओपिनियन है, कुछ चीजों को वो पसंद करता है, कुछ चीजों को पसंद नहीं करता है। इन सारी चीजों को क्या करेगा? इसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जहां पर आपस में चीजें नहीं बन रही है, उस चीज को वो रिजॉल्व करेगा और एक कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम को बिल्ड करेगा। जैसे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में अलग अलग पार्टीज होती है, लेफ्ट राइट सेंटर, है ना? बहुत सारी चीजों पे ये लोग आपस में टकराते हैं, है ना? लेकिन मान लो अगर एडमिनिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने लग जाए, भले इनका वैल्यूज अलग अलग है, ये अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन इस वाले पॉइंट पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। ये शायद लास्ट है ना? हाँ, ये लास्ट है इसका, कैरेक्टराइजेशन। ये बात करता है सीधा के सीधा लाइफ स्टाइल से। मान लो कोई बच्चा जो कॉलेज गया था वो एक्टिविस्ट ही बन गया, है ना? यूजी में था, फिर पीजी में, अब वो जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो हो सकता है वो एक एक्टिविस्ट या स्टूडेंट लीडर या कुछ बनना चाह रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। तो वो चीजें उसके कैरेक्टर में इनग्रेन्ड हो गई, जो भी वैल्यू सिस्टम थे पहले, उस चीज को उसने अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लिया। Characterization by a value or value complex. At this level, the values which have been placed in the individual's value hierarchy are organized into some kind of internally consistent system. वो उस चीज को जीने लगता है, उस चीज को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेता है। दिस सिस्टम कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, और उसी के अनुसार वो बिहेव करेगा। Thus, the pattern of behavior as a result of learning or repeated experience in society becomes a way of life, उसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, और उसके जो इंडिविजुअल है उसका वो कैरेक्टर भी बन जाता है, वो उसी तरीके से डिफाइन हो जाता है। Having reached this stage, the individual, unlike the one we suggested an item third, that is valuing। अब देखो, इस स्टेज में उसके लाइफ का जिंदगी का हिस्सा बन गया वो चीजें, वो जो भी चीजें वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा था। अब वो जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, जैसे जैसे वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा,
वो उस चीज को, उस जिम्मेदारी को निभाएगा। तो ये है कैरेक्टराइजेशन। तो जो फाइनल आउटकम है इफेक्टिव डोमेन का, वो क्या है? कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। क्लियर है इतना दूर? अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट, साइकोमोटर डोमेन। इसका देखो हिंदी में नाम है क्रियात्मक पक्ष, लेकिन कई बार साइकोमोटर भी लिखते हैं। इसमें कितना है टोटल? 7 है। चल ओके। Psychomotor domain. This domain pertains to the manipulative or psychomotor skill of educational competency. फेस होना चाहिए। फेस टू फेस टीचिंग विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ डिस्टेंस टीचिंग कैन एंजॉय लर्निंग ऑफ दिस काइंड। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं सबसे अच्छा। ड्राइविंग कैन बी लर्न मोर इफेक्टिवली अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। जैसे कि हैदराबाद में ड्राइविंग स्कूल्स होती हैं, तो आप उसके पास जाओ, एनरोल करो उनके क्लासेस में, और आपको वो ड्राइविंग सिखाएंगे बहुत इफेक्टिवली, ताकि आपका एक्सीडेंट वगैरह फ्यूचर में ना हो या फिर कम होने के चांसेस हो। ठीक है? तो ये है साइकोमोटर डोमेन, कि आप किसी भी चीज को सीखते हो बार बार प्रैक्टिस करके, और वो आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो उस चीज को कि वो ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज हो जाता है वो स्किल। तो ये एग्जाम्पल है, हम इसका स्टेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले जो साइकोमोटर लर्निंग है, उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 विशेषताएं। पहला है रिस्पॉन्स चेन। इसका मतलब क्या होता है? लर्निंग ऑफ स्किल्स इन्वॉल्व अ चेन ऑफ मोटर रिस्पॉन्सेस। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको रोज जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ड्राइविंग सीखना है तो आपको रोज जाकर ड्राइविंग ड्राइविंग क्लास में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 डेज 30 डेज, डिपेंड करता है कि आप कब तक उस चीज को, उस स्किल को सीख जाते हो। तो पहला है कि रिस्पॉन्स चेन, बार 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 उसी चीज को आपको रिपीट करना पड़ेगा। सेकेंड है इसमें मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। मोटर मतलब देखो मोटर यहाँ पे रिलेटेड है मूवमेंट से, मोशन से। जैसे आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप उस चीज में एक्शन ले रहे हो, आप उस स्किल सेट को बार बार एक्ट करके साइकोलॉजिकली अपने लिए नॉर्मल बना रहे हो, अपने ब्रेन को बार बार ट्रेन कर रहे हो कि स्विमिंग के ये तरीके हैं, इस तरीके से करना है। तो ये होता है साइकोमोटर लर्निंग। अब इसको और अगर एक्सप्लेन करना होगा तो रुक जाओ बताती हूँ। हम्म तो देखो इसमें आप देख लो, मोटर, एक है मोटर। इसका मतलब क्या होता है? जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो किसी भी स्किल को सीखने के लिए, फॉर एग्जांपल स्विमिंग। फिर आता है साइकोमोटर, साइको प्लस मोटर, मोटर तो हमने बता दिया आपको। साइकोमोटर में क्या होता है? जो भी चीजें आप सीख रहे हो उस चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, उस चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने ब्रेन में स्टोर करना और उस हिसाब से एक्ट करना। तो साइकोमोटर का मोटा मोटी मीनिंग क्या हो जाएगा दोनों मिला के? जो कनेक्शन है किसके बीच में? मेंटल और फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन बोले तो जो आप स्विमिंग सीख रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, या जो भी चीजें आप नई स्किल सीख रहे हो, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं साइकोमोटर। ठीक है? इसमें कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो, कुछ नया बिहेवियर सीख रहे हो, बात कैसे करना है सॉफ्टली, या कैसे बात करना है इफेक्टिवली, या कुछ भी हो सकता है। चलो, जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है साइकोमोटर की, वो क्या है? मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। जब आप मान लो ड्राइविंग करते हो या राइडिंग करते हो, तो आपको पता होना चाहिए, आप बाइक राइड कर रहे हो, स्कूटी, तो आपका क्लच किधर है, एक्सीलरेटर किधर है, ब्रेक किधर है, वो सारी चीजों का सीधा क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
वरना मिस हो जाएगा और हो सकता है आप फिर क्रैश कर जाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। फिर कार ड्राइव कर रहे हो, तो स्टीयरिंग कहाँ है, ब्रेक का किधर है, और फुट कहाँ पे होना चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेटेड होता है पूरा मूवमेंट। फिर थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पॉन्स पैटर्न। अब इसमें क्या है, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो। जैसे कि जो बच्चा है वो, a child can ride a bicycle or motorcycle without making an error after he or she masters the skill in, क्वेश्चन क्यों आ गया, एक्विजिशन होना चाहिए। हाँ, अब देखो, आपने उस चीज को बार बार आपने उसको प्रैक्टिस किया स्विमिंग को, फिर आप कोऑर्डिनेट करते हो अपने ब्रेन के साथ, अपने एक्शन के साथ। फिर थर्ड क्या होता है, उसी चीज को आप, मान लो आपने कार ड्राइविंग सीख ली, अब आप सड़क पे आ गए, अब आपके आसपास भी तो और गाड़ियां चल रही होंगी, हो सकता है कोई रॉन्ग साइड से भी चल रहा है, तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। तो वो इसमें आता है रिस्पॉन्स पैटर्न, जो कि आप नेचुरली सीख जाते हो जब आप राइड कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो सड़क पे, इन रियल वर्ल्ड, रियल टाइम में। ओके, चलो अब हम देखेंगे साइकोमोटर लर्निंग के 7 स्टेजेस। टाइम भी अप हो गया है। सबसे पहला होता है परसेप्शन। ये क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज और रिलेशन बाय वे ऑफ सेंस ऑर्गन। जो भी आपके सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, आप उस सेंस ऑर्गन से किसी भी चीज के बारे में जानते हो, उसके लिए एक परसेप्शन बिल्ड करते हो। दिस लेवल इज कंसर्न विद द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू ऑब्टेन क्यूज दैट गाइड मोटर एक्टिविटी। ओके, तो इसमें क्या है, आप चूज करते हो चीजों को, आइडेंटिफाई करते हो, समझते हो और उसको रिलेट करते हो। ये होता है परसेप्शन, कि किसी भी चीज को लेकर आपका परसेप्शन क्या है। इसके बाद आता है सेट, विन्यास। सेट इज a preparatory adjustment or readiness for a particular kind of action. It refers to the readiness to take a particular type of action. The specific learning outcomes are begins moves. हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आप एक्शन लेते हो किसी भी चीज के लिए, या फिर जिस भी चीज के लिए एक्शन ले रहे हो वहां पर आप एडजस्ट भी करते हो। मान लो आपको योगा सिखाया जा रहा है ना, और कुछ ऐसे आसन है जिसमें हैंड रेज करना है या फिर लेग का मूवमेंट है, तो हो सकता है आप अपना जो पैर है वो टेढ़ा कर रहे होगे, लेकिन आपका योगा के आसन का डिमांड है कि आप उसको ठीक से करो, तो आप क्या करोगे, उस हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। तो ये होता है सेट। फिर थर्ड है गाइडेड रिस्पॉन्स, जहां पर जो आपका ट्यूटर है या काउंसलर है वो आपको गाइड करता है। जैसे योगा आसन का ही एग्जांपल लेते हैं कि आप कुछ भी गलती कर रहे हो तो वो आपको वहां पर करेक्ट करेगा, गाइड करेगा। तो वो आपको आपको बोलेगा कि चलो मुझे देख के करो, तो आप वहां पे क्या करोगे, उस आसन को इमिटेट करोगे। ट्रेनर आपको बता रहा है, आप फिर से उसको देख के कॉपी करोगे, और इसी ट्रायल एंड एरर करते करते आप उस चीज में प्रो हो जाओगे कुछ समय के बाद। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। अब जो भी लर्नर सीख रहा था, अब वो उसका हैबिट बन गया, उसकी आदत में आ गया है। सो एट दिस लेवल द लर्नर हैज अचीव्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहेगा कि हाँ उसने चीजें सीख ली है, अब वो गलतियां कम कर रहे हैं, उनको टीचर्स की या ट्यूटर की गाइड की जरूरत कम पड़ रही है। इसमें क्या होता है, जो है स्पेसिफिक लर्नर डिस्प्लेस, वो अपने स्किल, जो उन्होंने जो स्किल सीखा है वो उसको प्रदर्शित करेंगे, उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसमें और अच्छा करते चले जाएंगे, क्योंकि अनएंडिंग प्रोसेस है, आप इम्प्रूव करते जाते हो अपनी जिंदगी में किसी भी डोमेन में। फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, स्किलफुल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्टिविटीज। जो भी आपने स्किल सीखी है आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो सकता है आपको जब पहले बेसिक जो चीजें आती थी, फॉर एग्जाम्पल आप योगा ही करते थे बेसिक, अब आप धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है आप उसको भी करने लग जाते हो, और फिर आप इसमें धीरे धीरे प्रोफिशिएंट, ज्यादा अच्छे होते चले जाते हो। Proficiency is indicated by a quick and accurate performance requiring a minimum energy.
आप इसे बहुत प्रो हो जाते हो, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ज्यादा एफर्ट लगाए आप उस चीज को एक्यूरेटली परफॉर्म करते हो। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। सिक्स्थ है एडेप्टेशन। इसको याद रखना, कई बार इसके डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस पूछ देंगे एमसीक्यूज में, 4 ऑप्शन दे देंगे, अब इसमें से कौन एडेप्टेशन से रिलेटेड नहीं है या फिर है। So adaptation is concerned with skills that are so well developed that the learner can modify movement part to fit special requirement to meet a problem situation. आपने स्किल सीख लिया, पांचों स्टेज तक, ये सिक्स्थ स्टेज है। 1 से लेकर 5 स्टेज के बीच में आप उस स्किल में बहुत क्या हो गया, प्रो मास्टर हो गए, आपसे बेहतर कोई नहीं है ना। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको अपने मूवमेंट को मॉडिफाई करना पड़ जाए किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, कुछ नया डिमांड है उसके हिसाब से, है ना। जब आपको वो स्किल आपको बोला जाए कि आपको अडेप्ट करना है नए कंडीशन में, तो आप उस चीज को कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अडेप्ट कर रहे हो और आपने जो चीजें सीखी थी, अब आप उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करके उसको रिवाइज कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इस नए कंडीशन के अनुसार चीजों को फिट करना है। तो ये होता है एडेप्टेशन, कि आप एडेप्ट कर जाते हो उस माहौल में, उस चीजों में। लास्ट है इसका ओरिजिनेशन, refers to the creating of new movement pattern to fit a particular situation or specific problem. अब आपने अभी तक जितने भी स्किल सीखे, है ना, अब आप उसमें तो कुछ नया लेके चले आओगे अपने हिसाब से, कुछ न्यू स्किल। पुराने वाले हैं, लेकिन अब आपके इसमें आपके खुद की भी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें फिर से आएगा कि आप फिर से चीजों को अरेंज करोगे, फिर से नई चीजें पुरानी चीजें कंबाइन करोगे, डिजाइन करोगे, इस तरीके से। और लास्ट में क्या होगा, ऑरिजिनेट, कुछ नया जो है वो उत्पन्न हो रहा है। ये था साइकोमोटर डोमेन।